बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। पाक ईरान कशीदगी जो बढ़ गई थी, अब उसमें नरमी का सिलसिला शुरू है। पाकिस्तान ने भी इस तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इंडिया दे दिया है। दोनों वज़राए ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हो गई। अब मामलात जितने भी हैं वो मामूल पर आने को हैं और हो सकता है जल्द आ जाएं। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का भी इंदिया जारी हो गया कि आप पाक ईरान कशीदगी की वजूहात कहें या डेट आगे पीछे, ये जिस तरह की जो बातें हैं अब ये दम तोड़ गई हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उस इलेक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां अपने मंशूर भी दे रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री। तो दूसरी जानिब आज मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो कि कराची को बिजली तकसीम का एक इदारा है, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, उसको 20 साल के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। सिंध में 15 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा? दूसरी जानिब चेयरमैन बानी पीटीआई ने कुछ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने अपनी कुछ गलतियां भी तस्लीम की हैं। तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं। इस वक्त आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने टाइम दिया। बाजवा साहब सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं 15 साल कारकर्दगी पर। बिलावल भुट्टो साहब 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, मुमकिन है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साई साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पेश करने का मौका दिया। जी, हमारा जो नया मंशूर है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने आवाम को दिया है, उसमें एक ये शिक भी है कि हम 300 तक यूनिट आवाम को बिजली सस्ती नहीं बल्कि मुफ्त देंगे, लेकिन सोलर से। हमने ये नहीं कहा कि हम ये जो मौजूदा बिजली है जो डीजल और पेट्रोल से बन रही है ये देंगे। हमने ये कहा है कि हम सोलर सिस्टम करके देंगे और सोलर सिस्टम से जो बिजली जो है वो मुफ्त मिल रही है, बन रही है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में ये जो ऐलान किया है, इस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अमल दरामद करेगी बल्कि हम अभी से इंशाल्लाह उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। हमारी पार्टी के जो सीनियर्स हमारे लीडरशिप है और हमारे जो एक बड़ा जो पढ़ा लिखा इंजीनियर टाइप तबका है, वो सब इस पर बिल्कुल मुत्तफिक है कि हम इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। और 30 लाख घरों का भी चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है इंशाल्लाह। बिलाल साहब ये भी कह रहे हैं कि वो शेर जो खून पी रहा है अब उसको नथ डालने का वक्त आ गया है। हाँ, तो वो उन्होंने यही इशारा दिया है कि जो शेर कंटिन्यू मैदान में अकेला धाड़ लगाता था, अब इंशाल्लाह तीर भी उसका मुकाबला करेगा। और हम उन्होंने पंजाब की तरफ इशारा दिया। देखें जो शेर की कंटिन्यू आप 3-4 गवर्नमेंटें जितनी भी इनकी गुजरी है इस मुल्क में, उसमें सिंध में तो उनके पास बस ऐसे मांगे तांगे के लोग होते हैं। सिंध तो उनका फोकस ही नहीं है, ना सिंध को वो पाकिस्तान का शायद हिस्सा समझते हैं। उसमें नून लीग का कोई रोल ही नहीं है सिंध में। तो मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन साहब की और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की जो पंजाब में कंटिन्यू एंट्रियाँ हैं और जो लोगों को जो एक नई पैगाम मिल रहा है, नया मंशूर हमारा आ रहा है। और बीबी साहिबा का साहबजादा बिलावल भुट्टो, ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि भुट्टो ख़ानदान की जो भी लीडरशिप हमारी रही है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे या नुसरत भुट्टो साहिबा थी, मरहूम अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, या बेनज़ीर साहिबा थी। ये बातें आपकी ठीक हैं बाजवा साहब। लोगों की चलें एक लेगेसी भी है और फिर लोगों की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी थी भुट्टो की और गालिबन अभी भी होगी। जो कारकर्दगी है आपकी, उससे आप लोग कितना मुतमईन है? क्योंकि आज एंड्रॉयड का ज़माना है, IT का ज़माना है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो वो लोग अब आपको क्या वोट करेंगे? मैं इन 5-10 सालों की कारकर्दगी बताऊं या मैं 90 अभी इन 15 सालों की बताएं। आप इन 15 सालों में देखें, पाकिस्तान में तो हमें जो है इन 15 सालों में मेरे ख्याल 5 साल ही मिले बकाया, तो सूबा सिंध था हमारे पास। हमने सिंध में हेल्थ का निज़ाम बेहतर किया, अंदरूनी सिंध हर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें।
और मुफ्त इलाज, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो किडनी का है, चाहे वो लीवर का है, चाहे वो दिल का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान हर चीज़ पाकिस्तान की वेबसाइटों पर और पड़ी हुई कि हमने हेल्थ का निज़ाम को देखिए, ये बहुत ज़रूरी था हेल्थ का निज़ाम। इतना महंगे इलाज, अब किडनी का इलाज हर आदमी के बस में नहीं है, लीवर का इलाज हर बंदे के बस में नहीं है। तो ये सारे इलाज सिंध में हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की सतह पर नहीं हो रहे। या मुझे बता दिया जाए कि कोई अस्पताल लाहौर में ऐसा है, पेशावर में ऐसा है, या बलूचिस्तान में ऐसा अस्पताल है, या इस्लामाबाद में कोई ऐसा अस्पताल। एक अस्पताल तब्दीली खान ने बनाया था, उसने तबाही फेर दी हमारी। हम तो कहते हैं कि भाई ये ऐसे अस्पताल जो हैं, अब बनाने वाले तो अल्लाह करे रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठे। अब एक उसने जो कैंसर का अस्पताल बना, हमने कैंसर के अस्पताल जो कराची में जो हमारा जिना में कैंसर का अस्पताल काम कर रहा है, आप उससे देखें। और आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में जब वो प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के, तो ये कौन लाया है, ये जो जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो चाइना से मिलकर सीपैक हम लाए। तो मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में तरक्की की कोई राह पर पाकिस्तान को चढ़ाया गया, अच्छा, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप एक मौकिफ ले लो। मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको। इस वक्त हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं रुशान मीर साहब, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। खुशामदीद कहेंगे मीर साहब। बहुत शुक्रिया जी सर। पहले मैं चाहूंगा कि ये पाक ईरान कशीदगी अब थमने को है, दोनों वुज़रा ने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कर ली है। ये वजूहात क्या थी? अब जब ईरान एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे कुछ इलाकों में कुछ इस तरह के दहशतगर्द थे, तो पहले ही कलाकमा कर देना था उनका, और अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? देखें, इस पाक ईरान कशीदगी को मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। अगर हम पाक ईरान ताल्लुकात की बात करें तो ईरान वो पहला मुल्क है जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। और तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हर फोरम पर कश्मीर समेत उन तमाम अहम मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा करता आया है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहमियत के हामिल है। उसके बाद पाक भारत कशीदगी में 1965 या फिर 1971 हो, जितनी मरतबा भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए या दोनों के दरमियान जंगें हुई, तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। और एक ऐसा वक्त आया जब ईरान मगरबी ममालिक के खिलाफ जो एक ब्लॉक कह लें उसे, या फिर यूं कह लें कि मगरब सोच के मुतजाद ईरान हमेशा खड़ा हुआ और पाकिस्तान या फिर मुस्लिम ममालिक की हिमायत करता रहा। तो पाक ईरान ताल्लुकात तो किसी से ढके छुपे नहीं है, और हमें बड़ी फराख दिली के साथ उन तमाम चीजों को तस्लीम करना चाहिए, या उन तमाम फेवर्स को तस्लीम करना चाहिए जो ईरान ने हमें दी। और पाकिस्तान की तरफ से भी हमेशा पाकिस्तान ईरान के लिए ना सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, बल्कि हर मुमकिन हद तक हमने हर फोरम पर ईरान को सपोर्ट किया। आपको याद होगा, आप तारीख जाहिर है कि जानते हैं, जब पाकिस्तान के वजीर खारजा थे जलील अब्बास जिलानी, तो अमेरिका में उन्होंने गुफ्तगू की, और इस तरह से उनका एक तकरीर है अक़वाम मुत्तहिदा की जो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ईरान को अमेरिकी सैंक्शंस का या मगरबी पाबंदियों का सामना है, इसलिए हम ईरान की बिना पर सिफारतकारी भी करते हैं। तो ये बड़ा एक मकबूल और मशहूर हुआ उनका ये स्टेटमेंट। अब जो ईरान की तरफ से 18 तारीख को ये अटैक होता है, 16 जनवरी की रात को पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया जाता है, ये मैं समझता हूं कि किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था। और इसका जो रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया, जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया, अगर पाकिस्तान उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करता 16 जनवरी के इस हमले को, तो यकीनी तौर पर फिर पाकिस्तान पर बहुत से सवाल उठते। हमारा एक दफाई निजाम है, एक एटमी मुल्क है, हमारी फौज की भी इस खित्ते में बड़ी अहमियत है, बड़ी मजबूती है। तो 16 जनवरी को जो ईरान की जानिब से अटैक किया गया, ना उसी को वजह समझ आती है। और लगता यह है कि जिस तरह से गजा में फलस्तीनियों की हिमायत में ईरान जो करना चाह रहा था, उसमें उसको नाकामी का सामना था, या फिर जिस तरीके से वो फलस्तीनी मुसलमानों के लिए इकदाम उठाना चाह रहा था, वो उसको पॉसिबल शायद नहीं दिखाई दे रहे थे। और उसने फिर बलूचिस्तान में ये स्ट्राइक किए और कह दिया कि यहाँ पर इसराइलियों के ठिकाने मौजूद हैं। फिर उनके टीवी चैनल की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट आया, उनके कुछ ऑफिसर्स की तरफ से बिल्कुल मुतजाद स्टेटमेंट्स आए।
तो 16 जनवरी को जो हुआ, फिर उसका जवाब 18 जनवरी को जो पाकिस्तान ने दिया, इसको पाक ईरान ताल्लुकात के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं है। और अभी भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। जो उनके वजीर खारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया या हमारे दफ्तर खारजा ने फौरी तौर पर जो उसका रिस्पॉन्स दिया, अब अगर ईरान हाथ बढ़ाता है तो हमें तमाम इस दोस्ती की तारीख को याद करते हुए, इस कशीदगी को कम करते हुए दोस्ती का हाथ हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात उस तरह से। ठीक है रुशान, ये भी बताइएगा आज कुछ सहाफियों की भी गुफ्तगू हुई है बानी पीटीआई से, और उन्होंने फिर से कुछ गलतियां तस्लीम की हैं, तो अब तस्लीम करने से कुछ है, या आपको लगता है कि बानी पीटीआई पे जो मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द उनकी हायरिंग होगी और वो जल्द अज जल्द किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? आपको ये मुमकिन नजर आ रहा है? बानी पीटीआई पर जितने मुकदमात इस वक्त जेर समात है, मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं, और अगर हम देखें तोशा खाना रेफरेंस है या 190 मिलियन पाउंड केस है या साइफर केस है या निकाह वाला बुशरा बीबी और इमरान खान पर केस है, ये तमाम तर केसेस इनकी समातें, और अगर आप बड़ा डिटेल इसको देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ना कोई जवाब है, ना कोई सर है, ना कोई पैर है। और जिस तरह से निशानदेही उनके वकला करते आए हैं, लीगल टीम उनकी कर रही है मुसलसल, तोशा खाना केस हो या साइफर केस हो। आप साइफर का आप मामला देख लें, जो बड़ी अहमियत का काबिल है उनका केस, कि साइफर के मामले में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा या मिल सकता है। अब साइफर का मामला, डॉक्यूमेंट उन्होंने लहराया जलसे में, साइफर का असल कंटेंट क्या था, मतन क्या था, ये तो ना आज मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, और ना शायद वो खुद जानते हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे थे या कौम को गुमराह कर रहे थे तो हकीकत में साइफर क्या था। अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ये लहरा दिया कि ये डॉक्यूमेंट आया है और इसमें हुकूमत का तख्ता उलटने का जिक्र है और हमें दबाव का सामना है, अगर उन्होंने ये कौम को गुमराह किया तो हकीकी तौर पर साइफर क्या था? उस वक्त वजीर दाखिला कहते रहे कि ये हमारे पास है, ये फॉरेन ऑफिस में है, उसके बाद साइफर गायब भी हो गया। तो ये जो केसेस इस वक्त बानी पीटीआई पर हैं, जिनकी समातें जारी हैं, यकीनी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। और अगर मैं समझता हूं कि खुलकर तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं उतरती, और जिस तरह से बानी पीटीआई और उनकी लीगल टीम रोजाना की बुनियाद पर बता रही है कि क्या हो रहा है, अगर चीजें तब्दील नहीं होती तो 8 फरवरी के इंतखाबात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अवाम किस तरह से तस्लीम करेंगे? किसी को आपने बैंगन दे दिया, किसी को आपने कद्दू दे दिया, किसी को आपने बाल्टी इंतखाबी निशान दे दिया, किसी के पास इंतखाबी निशान को पेटेंट है ही नहीं, बल्ले का निशान उनसे छीन लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, वो पेशावर हाई कोर्ट में भी जा रहा है, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है। तो यहाँ पे एक सर सवाल ले ले, मेरा लास्ट सवाल ले ले मीर साहब, आपको ये भी तो इल्म में होगा, और आप पाकिस्तान की सियासी जो मामलात हैं, जो माजी है या जो अभी प्रेजेंट या फ्यूचर में जो होगा, एक ही उस पे चल रहा है, तो आपको लगता है कि बानी पीटीआई या इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको बैकडोर रवाबित बढ़ाने चाहिए थे? एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवर कुव्वतों की आशीर्वाद के बगैर ये मुमकिन नहीं था? देखें, जब वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वो घर चले गए, पंजाब असेंबली को तहलील कर गई, और फिर उनकी गिरफ्तारी की बातें होने लगी, जब अब बनी गाला में रेड हुआ, फिर वो जमान पार्क लाहौर मुंतकिल हो गए, तो उस वक्त मेरी मुलाकात भी हुई बानी पीटीआई से, और जो रवाबित की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि जो सर्द मोहरी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसको कम किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और सियासी तौर पर माहौल खुले। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब जमान पार्क में एक के बाद दूसरा ऑपरेशन हो रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ से उसका क्या रिस्पांस मिलता है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला। और अभी भी पाकिस्तानी कौम मुंतजर है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिले, इमरान खान खुद इलेक्शन कैंपेन चलाएं, जो इस वक्त क्यों की सूरत हाल है इलेक्शन को लेकर वो जल्द अज जल्द खत्म हो, और फिर पता चले। और ये मीर साहब ये भी बताते जाएं, हुकूमत बनी, ये भी बताते जाएं, ये जो आपने जिक्र किया बैंगन है और रैकेट्स हैं, अजीबो गरीब निशानात, अजीबो गरीब क्या जो हैं उन्हीं को वही दिए गए, तो इससे वो जो पीटीआई के लोग हैं
उनके वोट में कितना फर्क पड़ेगा, या कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1985 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान किया और फिर 88 में उन्होंने कंटेस्ट किया तीर के निशान पर। तलवार का निशान पीपल्स पार्टी से छिन गया, तीर का निशान उनको मिल गया, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर दिया। लेकिन इस मर्तबा कागजात नामजदगी किसी के जमा हुए, किसी के नहीं हुए, किसी को कुर्सी मिल गया, किसी को बैंगन मिल गया। मैं ये समझता हूं कि आप कराची में इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, दूसरे जो देही इलाके हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग इतनी जल्दी चीजों को समझने की सलाहियत नहीं रखते, वहां पर तो इंतखाबी निशान जीने और मरने का सवाल होता है, उसकी तो इंतहाई अहमियत होती है। और अगर वो निशान छीन लिया गया है और मुख्तलिफ निशान दे दिए गए हैं, तो फिर आप मुझे खुद फैसला करके बताएंगे ये कैसे मुमकिन है कि उनके वोट बैंक में फर्क ना पड़े। इतना बड़ा नुकसान हुआ और जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी उनके हाथ से गई, यानी अक्सरियत बनाने की पोजीशन में तो किसी तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही। अमली तौर पर अगर आप देखें तो ये इलेक्शन इस इंतखाबी निशान के साथ ही तहरीक इंसाफ के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। किसी तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि ना मखसूस नशिस्तें हैं और ना ही जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया यहां से इस इंतखाबी निशान के बगैर सीटें जीतने की कैपेसिटी में है। लेकिन उनका हौसला है, जज्बा है, वो अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हैं, वो भी मैदान में खड़े हैं। और हम ये तवक्को करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमीशन को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को अपनी जिसे कहते हैं सुपरविजन में वो इन इलेक्शंस का जो तमाम तर प्रोसेस है इसको देखें, नजरसानी करें। और अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए और मुल्क में एक मुंतखब शुदा हुकूमत कायम ना हुई तो ना मुआशी मसाइल का हल हो सकता है, ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना लॉ एंड ऑर्डर होगा, मुल्क मजीद तबाही के रास्ते पर काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रुशान मीर साहब ने इस्लामाबाद से अपना मौक़िफ़ दिया। बाजवा साहब, आपने गालबन सुना कि ये निशान दे दिए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर, फिर अब वो कह रहे हैं दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक नहीं हुआ, फिर अदलिया पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं मीर साहब की पूरी बात कंटिन्यू सुन रहा था। उन्होंने ख़ासी बातें दुरुस्त भी कही और बहुत उनका झुकाव भी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब था, मैं समझता हूँ। देखो, उनका कहना ये है कि उनकी पार्टी से उनकी पार्टी को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और उन्हें मुख्तलिफ उस तरह कैंची और ब्लेड दे दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? जब तहरीक इंसाफ को 2 सालों से पाकिस्तान का एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन उन्हें कह रहा है कि आप अपनी पार्टी में इंटर इलेक्शन करवाएं, उन्होंने क्यों फ्रॉड किया? उन्हें किसने कहा था कि एक मैदान में इकट्ठे होकर बस ओहदे बांट लो? इस तरह इलेक्शन नहीं हुआ करते। उन्होंने वायलेशन की थी, उन्होंने तौहीन की थी इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए कानून की। उन्होंने सारी पाकिस्तान की सारी जमातों में इलेक्शन हुआ, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आखिर तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ अपनी तबाही की खुद जिम्मेदार है। उन्होंने जहां पूरे मुल्क में हर किस्म का फ्रॉड किया, उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्शन में भी उन्होंने फ्रॉड किया, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। जी, कल आपके साथ भी होगा। नहीं, देखें, हम तो बहुत कुछ झेल चुके हैं ना, मुमकिन है आगे फ्यूचर में भी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखें वो जियाउल-हक का जमाना तो अब नहीं है ना सर। अब मुमकिन है आप पर भी कोई डिजिटल जियाउल-हक से ज्यादा जुल्म किसने किया और वो किस पार्टी पर हुआ? जो हमने बर्दाश्त की और हमने असूलों पे बर्दाश्त की। हमने तो बगैर किसी गुनाह के सजाएं बर्दाश्त की हैं। हमारे कारकुनान ने कोड़े खाए, जिलावत्तियाँ बर्दाश्त की, भुट्टो साहब ने फांसी बेगुनाह फांसी झेली। इस बार वो जुल्फकार मिर्जा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सुना उनके कागजात का बड़ा इशू चल रहा है। नहीं, उनके कागजात बहाल हो गए और हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो करते लड़े इलेक्शन। ये मैदान है, ये घोड़ा है। तो वो तो शेर बने हुए थे माजी में और हर मीडिया उनको कवरेज दे रहा था, और वो आपके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के चाइल्डहुड फ्रेंड जुल्फकार मिर्जा जब तक ही शेर था, जब तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद उन्हें पता चल गया कि वो शेर थे या शेर की खाल में कुछ और था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मुकाबला रहा है और जुल्फकार मिर्जा हमारी पार्टी के
सीनियर ओहदों पर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ मुकाबला करेगी, जिस तरह हमने पिछले दौर में किया, अब भी करेंगे। वो तो गुज़िश्ता 15 सालों से हमसे नाराज़ है ना, कोई आज के तो नाराज़ नहीं है वो दोनों तो नाराज़ हुए तो 13-14 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि उनके इलेक्शन लड़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद है मैदान में, वो उनका सियासी मुकाबला करेंगे, हम तीर पर करेंगे, चले वो चाहे जो भी है। ठीक है, मैं जोहेब मंशा साहब ने मैं ज्वाइन किया, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जोहेब साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच। जोहेब मंशा के इलेक्ट्रिक बिजली तकसीम कार इदारा कराची में ये काम करता है और खबर ये आ रही है कि 20 साल के लिए इनका लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया है। इनकी जो बिलिंग है, इनकी जो सर्विसेज हैं, इस पर मुतादिद सवालिया निशान माजी में उठ चुके हैं। तो फिर उसको 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल का लाइसेंस इनको जारी कर दिया गया। तो आपको लगता है ये ठीक हुआ? ये इलेक्ट्रिक के हवाले से साजिद साहब कह रहे हैं? जी जी जी, के इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेट है साजिद साहब, देखिए कि के इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज हैं और के इलेक्ट्रिक किस तरह लोगों के साथ, मैं तो इसको बड़ा इसके लिए सख्त कितने अल्फाज हो सकते हैं इस्तेमाल करूंगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो कितने लोग बेचारे जान से जाते हैं जस्ट करंट लगने की वजह से। जान से जाने वाले जान से जाते हैं, बट उसके बाद जो पूरा शहर मुतासर होता है और पूरा शहर अंधेरों में रहता है। और उसी तरह दोबारा 10 साल के लिए जो है वो आप समझे कि डायरेक्टली कराची वालों को जो है वो अंधेरों में धकेला जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई प्रॉपर हल नहीं है, ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। पूरे पाकिस्तान का एक मॉडल जो है वो वापडा की सूरत में सामने है और सिर्फ कराची ही है कि जहां पर कराची वालों को के इलेक्ट्रिक का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कि माजी करीब में कराची की बड़ी सियासी जमातों ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए और वाज़े तौर पर जो है वो अपना मौक़िफ़ और एक नैरेटिव और एक पब्लिक की जो डिमांड थी वो सामने रखी गई। आप बाहर निकलेंगे और आप किसी भी शख्स से पूछ लें कि इलेक्ट्रिक के बारे में उसकी क्या रिमार्क्स हैं, तो वो आपको वाज़े तौर पर बता देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फैसला साज या जो भी जिस तरह रिव्यू करने जा रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस पे नजरसानी करनी चाहिए। 20 साल का आपने लाइसेंस दे दिया, अलबत्ता आपने अवाम की राय को उड़ा दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नजरसानी होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। और अभी आई थिंक हम ओवरऑल आप देखें तो आगे इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इतना जल्दी वाला मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं है कि आप फौरी तौर पर किसी को 10 साल के लिए या 20 साल के लिए रिन्यू कर दे। आप इंतजार कर लें। और आपको पता है कि इस अफरा तफरी में हमेशा जो है वो जो वो क्या कहते हैं कि मुजरिम माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वही फायदा उठा रहे होते हैं। क्या बात है, ये भी बताइएगा मुझे जोहेब मंशा, बड़ा बेबाक तजिया करते हैं आप। ग्राउंड में आप सिंध से लेके और विफाक तक किसकी निशिस्तें, किसकी बरतरी इस वक्त आपको नजर आ रही है? मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे सर्वे किए जा रहे हैं। सिंध में कारकर्दगी 15 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर अब उनके लोग बड़े मुतहरिक हो गए हैं, हलकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जलसे चल रहे हैं। बिलावल साहब पंजाब में गए हुए, कौन ज्यादा सादा अक्सरियत के लिए आपको सुटेबल लग रहा है? अगर आप साजिद भाई देखें तो ग्राउंड के ऊपर, मैं अगर कराची की बात करूं, हमने भी बहुत सारे हल्के कवर किए हैं, तो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा है, हमें सबसे ज्यादा नजर आता है। उसके बाद फिर 10वें वोट के बाद 11वां 12वां फिर जो होता है वो दीगर मुख्तलिफ पार्टीज का होता है। बट अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात करें तो आप देखें कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर पाकिस्तान की सिर्फ बड़ी सियासी जमातों की बात करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी की, और जो कि इस वक्त बड़ी मुतहर्रिक चल रही हैं कि ईरान जैसा वाकया हुआ और ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान पर अटैक किया, लेकिन कोई हमें नेशनल लेवल पे, यानी जो कौमी लीडर जिसकी एक डेफिनेशन आप करेंगे, तो कोई कौमी बयानिया हमें सामने नजर नहीं आया। मियां साहब भी कल हाफिजाबाद में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी इसके हवाले से कोई बात नहीं की। हल्का सा शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया और आपने देखा है कि बड़ी पार्टियों की तरफ से कोई इस तरह का नेशनल बयानिया नहीं आया नजर, और सबका फोकस बस हमें इलेक्शन की तरफ लग रहा है। और जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 15 साल की सिर्फ सिंध को लेकर, और सिंध को माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने एक बड़ा आइडियल प्रोविंस बना दी है वो आपके सामने है। और आई थिंक कि जिस तरह ये आइडियल सिंध की डेफिनेशन, मुझे ऐसा लगा, एक फील आया कि आप तंजिया कह रहे हैं, ऐसा ही है?
जी जी, एग्जैक्टली आपके सामने है कि करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। आप कराची के अलावा दीगर अजला का विजिट करके देख लें, सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने है। कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके सामने है, इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, इसके अदारे किस तरह काम कर रहे हैं। तो आई थिंक के बिलावल साहब लाहौर से जाकर जब ये बात करते हैं कि वो लाहौर को बदलेंगे या लाहौर को ऐसा बनाएंगे, तो फिर उन पर जो सबसे पहला मेरे ख्याल से सवाल है और उस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए कि कराची और सिंध में जो इनकी बिलखसूस लास्ट 15 ईयर से मुसलसल हुकूमत है, उसमें इन्होंने सिंध के हवाले से जो कुछ किया है वो आप सब लोगों के सामने है। आप कॉल पे ही रहें ज़ोहैब भाई, आप कॉल पे ही रहें, आप कॉल पे रहें। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी स्टूडियो में मौजूद है। बाजवा साहब, एक जर्नलिस्ट ने भी तनकीद कर दी, मैं तो आपसे तनकीद के निश्तर आप पर चला ही रहा था, अब नहीं, क्या होगा? देखिए वो कह रहे हैं मुतमईन नहीं है। बिलावल साहब लाहौर में खड़े होकर बात करें, लाहौर को हम ऐसा बना देंगे, वो तो सवाल करेंगे। तो सर सिंध के शहरों में तो रोड ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि सिंध में रोडें और सड़कें नहीं है। ये हम पर इल्ज़ाम, आप मुझे बता देंगे कौन सा ऐसा शहर है सिंध का जिसमें रोडें और सड़कें नहीं है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी की सियासत कंटिन्यू चलती है और चलती रहे, मेरा ख्याल है चल ही रही है कंटिन्यू। मैं नहीं समझता कि देखें हमें सिंध की जो छोटे छोटे तहसील हैं, कंबर, शिदात कोट, इस तरह के झल मक्सी, आप गए हैं वहाँ की? आपने अंदर सड़कें देखी हैं? कब से नहीं बनी? नहीं, देखें मेन शायरा तो सारे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कहीं हो सकता इनका है बजट कहाँ चला जाता है? ये जो मुंतखब नुमाइंदे जब यहाँ से जीत जाते हैं और पीपल्स पार्टी के ही जीत कर देखिए, आते हैं। अगर जिस तरह जर्नलिस्ट और सहाफ़ी और हमारे मुखालफिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध में नहीं है, तो फिर तो हमें सिंध के लोगों को बिल्कुल हमें वोट ही नहीं देना चाहिए बकौल आपके। फिर आप देखें कि 15 सालों से तो हम कंटिन्यू मतलब, और फिर भी अवाम आपको वोट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कारकर्दगी है। अगर मुझे बताएं क्या सिंध की आवाम इतनी सबसे ज्यादा बाशऊर आवाम सिंध की है पूरे मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम हमारी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमीन है और हम कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हम वोट के लिए जाते हैं। अरे अगर दूसरी जमातें जो हम पर इल्जाम लगा रही हैं तो वो जाए ना अपने उम्मीदवार खड़े करें हमारे उम्मीदवारों के सामने। क्या बात है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ोहैब मंशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पीपल्स पार्टी को आईना दिखाते हैं या उनको हम बताते हैं कि आपके शहरों में आपकी सड़कों का जाल नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे सीवरेज का निजाम नहीं है, वहां पर अभी तक वडेराना कल्चर है, वहां पे कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी तक उस लेवल पर नहीं आके काम कर रहे, तो वो हमें ये देते हैं जस्टिफिकेशन कि सर 15 साल से हम जीत रहे हैं, अभी 90s को छोड़ें तब भी हम ही थे, अब भी हम आएंगे मेजोरिटी के साथ सिंध में। तो सिंध के लोग फिर वोट तो इन्हीं को देते हैं ना सर, तो इसका मतलब वो मुतमईन है। बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं। जी जाहिद भाई, देखें आप तो समझते हैं कि किस तरह से वोट लिए जाते हैं, किस तरह से जो है वो इलेक्शन होते हैं और किस तरह से सिलेक्शन होती है। हम देखें, हम तो फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये तनकीद नहीं कर रहे। मैं ये यहाँ पर बता देता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है। अगर आप चारों प्रोविंस देखें तो कंपैरेटिवली हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है, बहुत बेहतर है। गंबड़ जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, एनएक्टिविटी जैसे बनाए, हम अप्रिशिएट करते हैं। बट जहां पर काम नहीं हुआ, जिन शोबों में काम नहीं हुआ, जहां पर होना चाहिए, हम तो वो पॉइंट आउट करेंगे। हम हैसियत जर्नलिस्ट यहाँ पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं। और मैं भी आप देखें कि अली हसन बरोही साहब जैसे लोगों को टिकट जारी की गई है, वो अनापोज आए, वो अनापोज वो जीत चुके हैं जी सर। अली हसन बरोही का ना, हाँ, अब उनकी जो प्रोफाइल है वो भी सब लोग जानते हैं। और इसी तरह मैं चाहूंगा कुछ और नाम ले लें ज़ोहैब मंशा साहब, कुछ और नाम भी बताएं। सर आप देखें कि जो टिकट्स जितनी जारी की गई हैं, ये एक एक फैमिली के 3-3, 4-4 लोगों में ही तकसीम की गई हैं। आप सिंध भर में देख लें कि हर तरफ जो है वो एक ही फैमिली में प्रोविंशियल असेंबली, टीएस की भी और नेशनल असेंबली की भी टिकटें दी गई हैं। आई थिंक एक वही जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसी को रख के इलेक्शन करवाए जाते हैं। वही लिमिटेड फैमिलीज हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीपल्स पार्टी से, वही लोग हैं जो जिन्होंने वक्त दिया, टाइम दिया, कारकुनान है, वो भी इस वक्त इस बात पर नाराज हैं कि उन्हें जो है वो आगे प्रायोरिटी नहीं दी गई। बिलावल भुट्टो साहब जब ये कहते हैं कि अब बुजुर्गों को आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, जब वो नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो फिर वो ये नहीं देख रहे कि उन्होंने जो है वो खुद 70-70, 80-80 साल के लोगों को जो है वो खुद टिकटें दी हैं, नौजवानों को नहीं दी।
ठीक तो है, उसी लास्ट में मुझे ये पार्टी बताइएगा, लास्ट आपसे ज़ोहैब मंशा साहब, टाइम बहुत कम है, लास्ट मुझे बताइएगा, ये जो तकसर हो रहा है अक्सर कि बैंगन, गाजर और वो बैडमिंटन के रैकेट, इस तरह के निशानात पे पीटीआई के लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, ये बड़ा उनके साथ जुल्म हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, आपका क्या इस पे तज्जिया है? साजिद भाई, बिल्कुल कोई जुल्म नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ऐसे है कि इसकी मैं एग्जांपल कुछ ऐसे ही दूंगा कि एक शख्स बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है, 170-80 पे मोटरवे पे जा रहा है, उसको जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है या मोटरवे पुलिस रोकती है तो वो कहता है कि मैं बड़ी तेजी में जा रहा हूँ इसलिए कि मैंने एक पेशेंट के पास पहुंचना है, तो वो उससे हमदर्दी का इजहार तो जरूर करेगा लेकिन चलान जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये जो है वो फैक्ट की बुनियाद पर दिया है, और अच्छा हुआ कि ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो है हेयरिंग थी ये बराह रास्त दिखाई जा रही थी। तो आई थिंक जो पीटीआई की साइड थी, लीगल साइड थी, वो बहुत वीक थी और उन्हें हर तरह से मौका दिया गया। खुद जब पीटीआई कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और जब उनसे सवाल किया गया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो आई थिंक पीटीआई से ये जो पल्ला छीना गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल पुट की है और एक जो फैसला दिया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ दिया है, और इससे इस तरह के जो निशानात हैं इनसे अगर पीटीआई के वोट बैंक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर उन्हें समझ लग रहा है कि फर्क तो फिर पड़ेगा ये जो एग्जाम्पल, जिस सुप्रीम कोर्ट ये एग्जाम्पल दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऐसे ही सेट करेंगी? जी, क्या कहा साजिद भाई? मैंने कहा जो एग्जाम्पल सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशरी ने, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी इंसाफ के तकाजे यही होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये ऐसा एग्जाम्पल सेट ना करती सुप्रीम कोर्ट और वो कहती थी कि ठीक है आप तेजी में आप इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन करवाएं, तो दूसरी पार्टी को भी पता चल जाता। आप जानते हैं कि बिलावल साहब चेयरमैन है और वही हैं और वही रहेंगे, तो आप दूसरी पार्टियों के लिए भी एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, और जो सिर्फ वन मैन शो नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलना चाहिए। वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए वक्त दिया है, उन्होंने टाइम दिया है, उनको आगे आना चाहिए। डन, बहुत शुक्रिया ज़ोहैब मंशा, आपने कीमती वक्त दिया। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे भी मैं चाहूँगा कि ये जो 20 साल का लाइसेंस दे दिया कि इलेक्ट्रिक को, आप कराची में सियासत करते हैं और कराची सिंध का बड़ा शहर है और आप 15 साल से एक साहिब इक़्तिदार थे, ठीक है आज आपका इक़्तिदार नहीं है, आज निगरान हुकूमत है, लेकिन मैं इस पर आपका मौक़िफ़ चाहूँगा, क्या ये दुरुस्त हुआ है? देखें साजिद साहब, 20 साल का लाइसेंस जो के इलेक्ट्रिक कराची को दिया गया, इससे कबल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी 20 साल के लिए उनके साथ एग्रीमेंट किया था। देखिए ये अब उनका वो 20 साल का दौर ख़त्म हुआ, अब निगरान हुकूमत ने उन्हें मज़ीद 20 साल का आपके बकौल के लाइसेंस दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है कि ये हुकूमती अथॉरिटीज़ की ही अवामी राय कहाँ गई, सर्विसेज कहाँ गई? सर देखिए, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर कहाँ मैं गया? इलेक्ट्रिक की फेवर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक एज ए पाकिस्तानी, अगर वो फेवर के मुस्तहिक हैं आप करें। वो बात ये है कि हमारे लोगों को आदत पड़ गई है कि बिजली इस्तेमाल करें, बिल नहीं भरना, कुंडे की हमें आदत पड़ गई है, और नाजायज़ तरीके से बिजली को जिस तरह यूज़ किया गया। अब अगर बिजली महंगी करता है तो वो जो वफाक करता है, वफाक के कहने पर के इलेक्ट्रिक भी अपने रेट बढ़ाती है, पाबंद है वो। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का कसूर है वो तो है, लेकिन वो उन्हें भी ना करदा गुनाह का मतलब अब अगर वो अपनी बिलिंग के लिए सख्ती करते हैं, लोगों से परमिट लेते हैं, या उस पर वो बिजली बंद करते हैं, इलाकों की पीएमटीयाँ वगैरह बंद करते हैं, तो मैं समझता हूँ तो फिर ये तो उनका हक बनता है, क्योंकि देखिए वफाक उन्हें बिजली बेचता है, वो आगे इसे पब्लिक को बेच करके उन्हें वफाक को भी पैसा देना पड़ता है अपने मुलाजमिन को। मुझे याद है एक स्टेटमेंट आई थी बिलावल साहब की कि हम के इलेक्ट्रिक को हुकूमती तहवील में ले लेंगे। हाँ नहीं ले सकते, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि निगरानों को इतना बड़ा मतलब जल्द नहीं करना चाहिए था फैसला, निगरान हुकूमत को। ये मुंतखब हुकूमत की सवाबदीद होनी चाहिए थी, ये उन्होंने जो है अपने सर ले ली निगरानों ने। और अगर कोई मुंतखब हुकूमत चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होती, वो ये एग्रीमेंट करते, 20 साल का करते, 5 साल का। मैं तो ये समझ रहा था कि निगरान जो है वो जरूर दूसरी कंपनीज को भी यहाँ पर मौका देंगे, उनसे प्रपोजल लेंगे, या जिस तरह कराची एक 7 अजला का एक सूबे जितना इसका वाया है, इन्हें चाहिए था कि 2-3 कंपनीज को इसमें उतारते
ताकि इनका आपस में कंपटीशन होता, मुकाबला होता, रेट में भी मुनासिब करते और दीगर जो सहूलतें देनी चाहिए आवाम को, यानी लोड शेडिंग की है या बिजली का बंद कर देना है या तारों का है, खंभों का है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, जितने भी हैं, तो अगर तो 2-3 कंपनीज का आपस में मुकाबला होता तो ज़्यादा बेहतर पब्लिक की भी खिदमत की जा सकती थी और इल्ज़ाम से भी बचा सकता। लेकिन अब क्योंकि निगरान हुकूमत है, उनके इख्तियार जरा मैं लास्ट में एक पर्सनल सवाल जान के अमान पाऊँ तो बाजवा साहब को टिकट नहीं मिला, ऐसे बाजवा साहब के और जैसे बहुत सारे कारकुन हैं, वर्करान हैं, रहनुमा हैं, वो कहते हैं बस ठीक है पार्टी का फैसला, तो क्या ये जहनी गुलामी नहीं है? नहीं साजिद साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने मुझसे रब्ता किया, पार्टी के दोस्तों ने, सूबाई क़यादत के लोगों ने कराची के, और मैंने ख़ुद से अप्लाई इसलिए नहीं किया कि मैं इस पार्टी में अभी बिल्कुल नया था, मैंने अप्लाई ही नहीं किया, दूसरों को मौका दिया आपने। मैंने कहा कि ये कहा जाएगा कि ये साहब कल आए हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एक रवायती तरीके से तनकीद की जाती है, तो मैंने खुद से ये फैसला किया कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, जब कम से कम आइंदा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी अता की और मैं ज़िंदा रहा तो अगले 5 सालों में मैं अपनी पहले कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेश करूंगा, आवाम की खिदमत के लिए पेश रहूंगा। उसके बाद अगर पार्टी मैं टिकट अप्लाई करूंगा और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इंशाल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जीतूंगा भी। तो मैंने क्योंकि अप्लाई नहीं किया, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनका पार्टी ने मुझे इग्नोर नहीं किया, बल्कि मुझसे राब्ता किया, मुझे हिदायत की कि आप दरख्वास्त दें और मैंने माजरत की। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आम इंतखाबात 8 फ़रवरी को इंशाल्लाह हो जाएंगे, उसके बाद आप किसकी अक्सरियत देखते हैं? सादा अक्सरियत से कौन सी जमात हुकूमत? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने की हैसियत एक अलग है और एक मैं अपनी ज़ाती हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी पार्टी इस मुल्क में, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ 2 जमातों में, बकाया तो पंजाबी का एक लफ्ज़ है छान बूरा, अच्छा, यानी किसी की 2, किसी की 1, किसी की 3। हमारा मुकाबला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमारा ना वो इस अकेले हुकूमत बना सकते हैं, और मैं समझता हूँ आज एक सच्चा कड़वा सच है कि ना हम 2/3 अक्सरियत ले पाएंगे पूरे मुल्क से कि भाई हम अकेले हुकूमत बनाएं। हमें ज़रूर आपस में बैठना है, मुस्लिम लीग चाहे नून हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें मिलकर ही आगे हुकूमत बनेगी। उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नंबर ज़्यादा हों ताकि बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से वज़ीर आज़म बने, और हमारे मुखालिफ जमात जो है वो अपनी कोशिशें काविशें कर रही है और उनको वो हक है, ये इख्तियार है उनका, वो अपना कैंडिडेट। हमने अपना उम्मीदवार बिलावल भुट्टो साहब को उतारा है, उनका नून लीग हिमायत करेगी बिलावल साहब? मैं समझता हूँ कि अगर हमने सादा अक्सरियत ली और पंजाब ने, और हमें दीगर सूबों में भी, हमें सिंध में तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वीप कर रहे हैं, हम हमारे 2 अरकान। बशीर मेमन साहब भी थे, वो कहाँ गए? मैं यही कहता हूँ कि ये एकदम वो जिस तरह वो गुब्बारा आता है और फिर वो गुब्बार बह जाता है, तो इस तरह बशीर मेमन साहब तशरीफ लाए बड़े जोश और जज्बे के साथ, लेकिन वो समझ गए कि सिंध में मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो वो अपना जोर लगाकर अपने घर बैठ गए, है ना। तो अच्छा इंसान है वो, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, और उन्होंने पाकिस्तान नून लीग ज्वाइन। हम तो चाहते हैं कि वो भी इलेक्शन में जीते, लड़े, आए, लेकिन मैं जो उनके आने के जज्बात थे, और जो उनके पंजाबी में कहते थे आनियां वेखो तो इन्हां दियां जानियां वेखो, जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से वापस चले गए। और मैं तो दुआ करूंगा कि वो हमेशा सियासत में रहें, और सियासत सबका हक बनता है, सबका हक बनता है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।